आईवीएफ है क्या, इसको लेमैन की भाषा में कैसे डिफाइन करें? कितना पैसा लगभग खर्च हो जाएगा? बच्चा नहीं हो रहा तो सोल्यूशन है। ये ट्रीटमेंट जो इंडिया में है वर्ल्ड की चीपेस्ट या मोस्ट अफोर्डेबल बोली जाए तो 40 से 50% मेल इनफर्टिलिटी है। एक जगह है जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो है अफ्रीका। एम्ब्रियो जो बना वो वापस बीवी में डाल दिया, उसी औरत में डाल दिया, तो आईवीएफ हो गया। शाहरुख खान, आमिर खान, सोहेल खान, तुषार कपूर, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, जिनका नाम लीजिए सबने सरोगेसी करा रखी। नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्में देखते होंगे आप, बच्चों से जुड़ी हुई कई चीज़ें, कई कहानियां, कई फिल्में हैं। विकी डोनर भी देखी होगी आपने। वो भी एक तरीके का एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते होंगे कि यार ऐसा भी होता है। और भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनको देखने के बाद, जैसे गुड न्यूज़ देखने के बाद आपको लगता है कि यार वाकई बच्चा इतनी ज़रूरी चीज़ है। जिनके पास नहीं है वो उनको बच्चे चाहिए, और जिनके पास हैं वो उनसे तबाह हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर है भाई, वो ये कि अगर आपको समाज में, अपने परिवार में और अपने आप को सुखी देखना है, खुश देखना है, तो बच्चे जो है निश्चित रूप से आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आप मियाँ बीवी के बीच में एक बॉन्डिंग लाते हैं। तो आज हमारे जो खास मेहमान हैं, उनके अंदर ये हुनर है, वो बच्चों के साथ बड़े अच्छे हैं। खासतौर पे उनके लिए जो माँ बाप उनके पास आते हैं कि भाई बेबी चाहिए, बेबी नहीं हो रहा है, उनके लिए तो वो एकदम वरदान है। मुझे लगता है भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया है कि आपको यही बिजनेस करना है, बच्चों के साथ आपको दूसरों के चेहरे पे हंसी बटोरनी है, हंसी बिखेरनी है। तो आज नाम है उनका डॉक्टर सार्थक बख्शी। रेजा आईवीएफ के सीईओ हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। फोर्ब्स एशिया में 30 अंडर 30 के अवार्ड हासिल कर चुके हैं, और ऐसे पता नहीं कितने अवार्ड हैं उनके नाम। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सार्थक बख्शी। थैंक यू दिग्विजय। बहुत खुशी मुझे कि मैं आपने बुलाया है, एंड मेरा यही एक विषय रहेगा कि आपसे खुल के बात करी जाए, जोश में बात करी जाए, एंड आईवीएफ के बारे में जो पूछना है, जो मिथ्स हैं, कि जो भ्रांतियां हैं, उन सबको सॉल्व करी जाए आज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली आईवीएफ के बारे में इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहता था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका कहना है कि यार भाई टेंशन नहीं लेने का, दे आर अराउंड 40, टेंशन नहीं लेने का, आईवीएफ है ना। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि भाई आईवीएफ के बारे में बहुत कम लोगों को बहुत कम नॉलेज है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की मानसिकता ये बन रही है कि आईवीएफ पता नहीं क्या है और सेफ होता है कि नहीं। तो पहला सवाल तो यही है आपसे डॉक्टर सार्थक कि हम लोग आईवीएफ को सेफ मानने, और सेफ अगर मानते हैं तो ये आईवीएफ है क्या, इसको लेमैन की भाषा में कैसे डिफाइन करें? मैं आपको बहुत सिंपल लेमैन की भाषा में समझाता हूँ कि सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ कि आईवीएफ 1978 में आया था वर्ल्ड में। फर्स्ट आईवीएफ बच्चा लुई ब्राउन यूके में पैदा हुई थी, एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि 1978 में हुई, 47 ईयर्स की तो आज वो हो चुकी है, उसका खुद का बच्चा हो गया है नेचुरली। एंड एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। आप सबसे रिचेस्ट इंडियन कौन है? अंबानी जी। उनके बच्चों के क्या नाम है? या नहीं पता आपके? आकाश अंबानी और ईशा अंबानी। पता हो आईवीएफ बच्चे हैं? अच्छा। 91 में या 90 में जब भी वो पैदा हुए, आईवीएफ के थ्रू मुकेश अंबानी जी ने आईवीएफ कराया था, तब ये हुए। तो अब जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, नेचुरल है नहीं है, हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने आईवीएफ समझाने की जगह जानबूझ के आपको ये एग्जांपल दिए कि सोचिए 1978 में उसका बच्चा हो चुका है। अंबानी जी जो देश के सबसे रिचेस्ट इंसान हैं, एंड अरबों लोगों को नौकरी दे के बैठे हैं, जिनके घर परिवार उनके बेसिस पे चलते हैं, आज उनके बच्चे भी आईवीएफ से हुए हैं। तो कितनी नॉर्मल चीज़ होगी कि अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा तो आज एक तकनीक जो 78 में सक्सेसफुल हुई थी, वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो सोल्यूशन है। ऐसा जो लोग निराश हो जाते हैं, पूजा पाठ, भगवान का द्वार, रुद्राक्ष,
अंगूठी, कुछ ना कुछ 100 अलग तरीके के बाबा जी कहीं ना कहीं और सोल्यूशन में पड़ जाते हैं। उनका सोल्यूशन की जाने की ज़रूरत नहीं है। असली सोल्यूशन, मेडिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक मेडिकल तरीके से ही मिलेगा। तो अगर आज एक इनफर्टिलिटी आपको तंग कर रही है तो उसका सोल्यूशन आईवीएफ या कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, ना कि ये बाकी सारी चीज़ें। ये अब आपने अंबानी का नाम ले लिया आपने जो है, तो क्या ये वाकई उस समय तो बहुत महंगा रहा होगा। अभी अगर पैसे वैसे की बात करते हैं तो ये कितने तक जाएगा सार्थक जी, जो अगर लेमैन के उसमें देखा जाए तो कितना पैसा लगभग खर्च हो जाएगा? ट्रीटमेंट इंडिया के हिसाब से, ये भी मैं आपको 2 आंकड़े ऐसे देता हूँ कि इंडिया में करीब 2 लाख रुपए के ट्रीटमेंट होता है। एक तो पहली चीज़ कि 2 लाख का है, तो इसमें एक साथ अगर आपके पास आज नहीं है पैसा तो लोन भी मिलता है, फाइनेंसिंग ऑप्शन है, अदर तरह की सब्सिडी है, ग्रांट है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है तो कोई और तरीका नहीं है। सोल्यूशन है कि आपके पास ये 2 लाख रुपए इकट्ठे और भी किस तरीके से हो सकते हैं। दूसरी चीज़, 2 लाख रुपए की ट्रीटमेंट जो इंडिया में है, वर्ल्ड की चीपेस्ट या मोस्ट अफोर्डेबल बोली जाए तो, इससे सस्ता पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये ट्रीटमेंट। अमेरिका में 18 से 20 लाख रुपए लगते हैं इसी चीज़ के लिए, आईवीएफ के लिए 20 लाख रुपए लग जाते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, उन सब जगह भी 12-15 लाख। इवन अफ्रीका जैसी कंट्रियों में, जहाँ मैं मानूँ कि चलिए वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे हर चीज़ महंगा है, पानी महंगा है, खाना महंगा है, तो ट्रीटमेंट भी महंगी होगी। बट क्या जो कंट्री हमारे बराबर है, मान लीजिए भाई बांग्लादेश, नेपाल या कहीं, हर जगह महंगा है इंडिया से। तो इंडिया में जो ट्रीटमेंट कॉस्ट आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट मोस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट बोलना चाहिए मुझे, मोस्ट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड इंडिया में मिलता है। क्या बात है। और डॉक्टर सार्थक बख्शी, ये जो उम्र की बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे दोस्त 40 में आए, आईवीएफ है ना, बोला उन्होंने, क्या उम्र हो सकती, मतलब अमूमन एक उम्र आपने तो बहुत लोगों को, हज़ारों पेशेंट आपने ट्रीट किए होंगे, क्या उम्र हो सकती है जिसमें वाकई मतलब आईवीएफ के लिए जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा उम्र है जहाँ पे जिसके बाद आईवीएफ के लिए भी नहीं जा सकते आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज अगर आईवीएफ को समझाएं तो आईवीएफ के 2 कारण हैं। एक तो मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। या तो पुरुष के अंदर कोई कमी है, मतलब उनके पानी, मतलब स्पर्म की बात करें तो शुक्राणु में कमी है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी में, काउंट के अंदर कोई भी स्पर्म पैरामीटर ऐसा है जिसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फीमेल की तरफ से इनफर्टिलिटी है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जिसकी तरफ से दिक्कत है। अब मेल्स के लिए क्या होता है कि हमारे सीमेन काउंट के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, तो मिलियंस में से हमें तो एक स्पर्म ही चाहिए। तो फॉर मेल्स जैसे कहते हैं 40, 45, 50, इवन 55 में भी स्पर्म चाहिए एक, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहाँ मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल स्पर्म नहीं होना चाहिए। तो वो एज के साथ ख़राब तो होता है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब हो जाए। फीमेल के केसेस के अंदर इनफर्टिलिटी या सॉरी उनकी एग क्वालिटी जो है, oocyte या अंडा जिसे बोला जाए, अंडा 35 के बाद बहुत ड्रास्टिकली, बिल्कुल जैसे सोचिए ना रॉकेट गिर रहा हो, क्रैश कर रहा हो, वैसे क्रैश करना शुरू कर देता है। तो वहाँ एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। oocyte की क्वालिटी, काउंट एंड बाकी पैरामीटर्स बहुत बुरी तरीके से पोस्ट द एज ऑफ 35 कम होने लग जाते हैं। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हर चीज़ की एक राइट एज है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कर लीजिए, बच्चा कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए कि 35 के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी बढ़ती रहती है और एग की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। ओके, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, 35 के बाद में मामला जो है थोड़ा सा जो है डाइसी हो सकता है, तो ये चीज़ें जो है करनी चाहिए। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो किलकारियों वाला बिज़नेस है, तो आप एज अ CEO, आपका रेज़ा आईवीएफ, बहुत सारे जो है सक्सेसफुल केसेस होंगे आपके आसपास घूमते होंगे, चीज़ें आती होंगी। मैं चाहूँगा कुछ ऐसे केसेस जो आपके दिल के बड़े करीब हों या छू गए हों, वो आप डॉक्टर साहब हम लोग के साथ शेयर कीजिए ना, जो वाकई जिनके पास बिल्कुल होपलेस होके आए और आप कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से अब जब भी मिलते हैं चेहरे पे उनके स्माइल ही रहती है। बच्चे देने की खुशी पहले तो मैं मानता हूँ, और मैं ना बहुत कपलों से बात करता हूँ कि
आपकी शादी को 7 साल हो गए, तो अब क्यों इतनी लेट क्यों आ रहे हैं? या आपने कोई ऐसे जने हैं जो कि आप शादी अभी अभी करी नहीं, आप 38 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं और 39 की उम्र में या 40 की उम्र में एकदम बच्चा चाह रहे हैं, तो आप तब तक क्या कर रहे थे? तो जब मैंने समझने की कोशिश करी ना कि भाई क्या है ये ह्यूमन नीड, कि या तो पहले शादी नहीं कर रहे या शादी कर लिया तो बच्चा नहीं कर रहे, तो क्या थॉट प्रोसेस है? तो जब जितनी बार बात करी मैंने और हज़ारों कपल से बात करी, तो पहले ये समझा कि भाई हर कपल की या हर इंसान की छोड़िए, पहले एक नीड आती है कि भाई जैसे मैस्लोस थ्योरी बोलते हैं, पहले मैं अपनी बेसिक नीड पूरी कर लूँ। पुराने ज़माने में और अब के ज़माने में फ़र्क क्या है कि नीड्स ना अपडेट हो गई हैं। पुराने ज़माने की बेसिक नीड्स थी बस खाने को मिल जाए, एक परिवार मिल जाए एंड हम खुश हैं। आज के दिन में ये नीड्स हैं बदल गई। पहले भाई मेरे को घूमना है खुद, नहीं तो अच्छी नौकरी होनी चाहिए और एक घर होना, पहले मैं घर लूँगा, घर के बाद मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के बाद अब मेरे को अगर शादी करनी है तो मुझे कंपेनियन चाहिए भाई, दोस्त चाहिए। मैंने अगर शादी करी है तो शादी नहीं दोस्ती के लिए करी है, तो भाई पहले वो दोस्त बनाऊँगा, उस दोस्ती को मैं 2-3 साल में बढ़ाऊँ, घूमूँ फिरूँ उसके साथ, दुनिया देखूँ, और फिर उसके बाद एक अच्छा जॉब आ जाए, हम दोनों करियर के ग्रोथ में आ जाए। अब ये सारी नीड्स पूरी करते करते 4 साल, 6 साल, 8 साल कुछ भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाह रहे क्या नहीं क्या कर रहे। तो ये मटेरियल नीड पूरे करते करते इंसान हो जाता है लेट, और जैसा आप सोच रहे हैं ना कि भाई 35, 40, 41 कहाँ इस उम्र तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी इन नीड्स को पूरे करने में लगे हुए हैं। तो जब ये नीड पूरी हो जाती है और फिर हमारे पास आते हैं क्वेश्चन, जब मैं पूछता हूँ कि भाई आज क्या है, तो जब उनको ना ये हिट होता है कि अब बच्चा नहीं हो रहा, अब एक इमोशनल जर्नी पे चले गए हैं वो, तो जो खुशी की बात होती है ना, एंड इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि भाई जब दे देते हैं बच्चा तो वो खुशी, मतलब आज अब मैं बोलूं कि वो गाड़ी जो आपने ले ली अपनी मनपसंदा, चाहे BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ हो, या आपने जो घर खरीद लिया है जहाँ पे भी चाहिए था, क्या इस बच्चे के चक्कर में आज आपको 10 साल ये जर्नी ना लेनी पड़ती? तो हर कोई बोलेगा पहले हो जाता तो बहुत ही खुश रहता। बट यही चीज़ उम्र समझाती है, ना कि आप समझ के आते हैं। मेरा यही अर्थात रहता है कि एक सही चीज़ है जब आपकी बॉडी कह रही है कि ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट नहीं राइट टाइम है, राइट टाइम नहीं तो अब इनफ टाइम है, उसके बाद आपको फिर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ ही जाएगी, तो आप सही चीज़ सही समय पे कर लीजिए। एंड बात रही आजकल एक सच्चा या कड़वा सच जिसे मैं कहूँ, तो वो ये है कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो मेल इनफर्टिलिटी जो पहले लोग मानते नहीं थे, या बच्चा नहीं हो रहा तो औरत के ऊपर डायरेक्ट जाता था कि यार इसकी कमी है, इसमें कोई कमी है। बट जो आज के दिन में सही नहीं है, 40 से 50% मेल इनफर्टिलिटी है। तो मेल इनफर्टिलिटी में जब आप कह रहे होते हो ना, लोगों की या हमारे समाज की गलत सोच क्या है, अगर आज मेरे सीमेन में कोई प्रॉब्लम है या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पैरामीटर में, तो मैं कोई कम मर्द हो गया या मेरी मर्दानगी कम हो जाएगी। और लोगों का सोचना ये है कि अरे ये तो हम डायरेक्ट मर्दानगी पे हिट हो गया। तो जहाँ आप कहते हैं ना लोग बताना नहीं चाह रहे, आज मेल इनफर्टिलिटी है। आपके कितने दोस्त होंगे दिग्विजय, आप इतने पब्लिक पर्सनालिटी हैं, शो करें, क्या IVF बहुत लोगों ने कराया है, शायद आप जानते होंगे, बट कभी किसी उनसे कारण पूछ पाए हो कि क्यों कराया है? और अगर पूछ भी पाए हो तो किसी ने आपसे आज तक, मैं वादा करता हूँ, मैं मतलब डंके की चोट पर रख के कह सकता हूँ, कोई नहीं बोलेगा नहीं यार मेरे ना स्पर्म में कमी थी। कोई मानने को ही तैयार नहीं है, बिकॉज ये तो वो वाली बात हो गई कि अरे भैया हमारी ना थोड़ी मर्दानगी कम है, तो वो बोलते नहीं हैं और वो फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं ना, मैंने ये देखा है भाई, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना शर्मा के आते हैं क्लिनिक में, टोपी पहन के आए हुए हैं, ऐसे ना नीचे ही देख रहे हैं, ऊपर आँख ही नहीं मिला रहे हैं, इधर नहीं देख रहे उधर नहीं देख रहे। अगर OPD के अंदर 40 लोग बैठे हुए हैं तो भाई वो बस अपना चेहरा ही छुपाने में लगे हुए हैं कि कैसे बस डॉक्टर से मिले और निकल जाए यहाँ से। एकदम सही कह रहे हैं। ये जो एक थॉट है कि आज अगर हमें इनफर्टिलिटी हो गई तो हमारे कुछ गलत, आपके चाहने से थोड़ी हुई है। दिस इज़ अ लाइफस्टाइल फैक्टर। बाल आपके कम हो गए तो अब आप क्या कर लोगे? ये तो क्योंकि कॉस्मेटिक चेंज आपको दिख रहा होता है। मैं बात कर रहा हूँ हार्मोनल लेवल्स की।
क्योंकि आईवीएफ की जो प्रक्रिया है या इनफर्टिलिटी पे जो हेट होती है वो हार्मोनल बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पता नहीं है। बाकी कुछ भी होता है लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस से लेके ये लेके पिंपल हुआ, बाल गिर गए, कुछ झड़ गया, स्किन खराब हो रही है, पैचेस आ रहे हैं या कोई अलग तरह की बीमारी है, तो आपकी बॉडी पुकार रही है उसके लिए। दर्द हो रहा है तो भाई मतलब किसी भी तरह की बीमारी होगी ना, किडनी में दर्द होगा, अपेंडिक्स में होगा, तो वो चीखती है बॉडी की भाई जाओ दिखाओ डॉक्टर को। इनफर्टिलिटी में कोई कुछ नहीं सीखेगा, बिकॉज हर ने सोचा हुआ है हम तो माँ बाप जब चाहेंगे बन जाएंगे, क्योंकि 5000 साल से बनते आ रहे हैं, संख्या तो बढ़ती जा रही है, इंडिया की बढ़ रही है, वर्ल्ड की बढ़ रही है, तो इसमें कुछ दिक्कत कहाँ आ सकती है, क्योंकि आई नहीं है दिक्कत, या बढ़ती रहती है। अब लोगों को पता थोड़ी है कि कौन इनफर्टाइल रह गया, किसी के बच्चे हुए ही नहीं, ना किसी को ये पता है कि इसने कितने ट्राई करे, क्या करा, क्योंकि ये नोशन इतना हिडन है और कोई शेयर नहीं कर रहा, तभी प्रॉब्लम बढ़ती भी जा रही है और लोगों की एक्सेप्टेंस वैसे बढ़ रही है कि हाँ, बट शेयरिंग वाला जो पॉइंट है वो कम हो रहा है, वो नहीं बढ़ रहा। वर्ल्ड लेवल में अभी मतलब अराउंड साल भर की बात करें तकरीबन 80 लाख के आसपास बच्चे आईवीएफ से हो रहे हैं दुनिया भर में, उससे ज़्यादा है ये आंकड़े बताते हैं, रिसर्च बताते हैं। लेकिन मुद्दे वाली बात ये है जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या जैसे किसी को चाहिए गोरा गोरा करली करली बाल वाला बच्चा, जी मेरे बच्चे की नोज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा ये भी हो सकता है क्या? देखिए ये पॉसिबल आज के दिन में एक टेक्नोलॉजी है कॉल्ड क्रिस्पर, जिसको हम जीन एडिटिंग या जीन मॉडिफिकेशन बोलते हैं। पहले तो एक रिसर्च फेज के अंदर है और दूसरा कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। ये आई थी कमर्शियल यूज़ के लिए, बट ये आई थी बहुत टेक्निकल लेवल में बात करूं तो आपके सेलुलर लेवल में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर देता है सेल को, वो अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो क्रिस्पर यूज़ करके किसी और का माइटोकॉन्ड्रिया उठा के आपकी सेल में डाल दिया जाएगा, जिससे पावर मिल जाए या ऐसा हो जाए। मतलब इसका अगर बहुत पोलिटिसाइज यूज़ करो तो जेनेटिक लेवल पे जाके देखा जाए, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज एक मेन्यू कार्ड दे दिया, अरे आप आए हैं आप ना टिक कर दीजिए, नीली आंखें, गोल्डन बाल, गोरा, ये ऐसा पॉसिबल है नहीं आज के दिन में, और ना सोचना भी फ़ायदा नहीं है। आपका सिंपल जेनेटिक्स जो है ना, जेनेटिक्स इज़ द स्पर्म और द एग, शुक्राणु और अंडा या मर्द का पानी और अंडा, सारी जेनेटिक्स इसके अंदर है। आपकी जो शक्ल, जो हाल या जो वो सारी चीज़ इसके अंदर है, जब ये दोनों मिलेंगे ना तो जेनेटिक्स अपने आप पास ऑन हो गई। ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर दोगे, और बाकी तो एवोल्यूशन है ही। हम आप खुद देखते होंगे, शायद आप अपने पेरेंट्स से लंबे हैं या गोरे हैं या कुछ हैं, तो 6 फुट के थे, हाँ हम ही छोटे रह गए, मम्मी छोटी तो थी ना। बस वही मैं कह रहा हूँ, वो जेनेटिक्स है, किस पे क्या, किसका क्या मिलेगा, किसके कौन से फीचर्स ले लिए, किसका क्या ले लिया। बाकी जहाँ तक टैलेंट, जैसे आपने यहाँ बहुत सवाल ये पूछते हैं कि क्या आईआईटी बच्चे, अगर आईआईटी में कोई पहुँच गया, उसका स्पर्म ले लो या उसका एग ले लो, तो क्या उससे आईआईटी वाला बच्चा टैलेंट जो है और हार्डवर्क जो है वो जेनेटिक लेवल पे नहीं होता, वो आपकी परवरिश और आपकी अपब्रिंगिंग पे होता है। तो बाकी फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो स्पर्म और एग के होते हैं, बाकी हर चीज़ इज़ कैसे आप बड़े हुए हैं। एग्जैक्टली एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जितने प्रेम से आप बात कर रहे हैं डॉक्टर सार्थक बख्शी, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाइए तो अगर वो डॉक्टर प्रेम से मिल लेना तो आधी बीमारी वैसे दूर हो जाती है। तो आपका जो रिज़ा आईवीएफ है, वो रिज़ा आईवीएफ ऐसा क्या अलग कर रहा है जो उसको दूसरों से अलग बनाता है? ये मैं बताता हूँ काफ़ी बार कि हम सबसे बड़े नहीं हैं, ना हमें बनना है सबसे बड़ा। इसका कारण ये नहीं है कि हमें बिज़नेस अच्छा पसंद नहीं है या मैं चाहता नहीं हूँ, बट मैंने ये जर्नी बहुत क्लोज से देखी है और मैंने ये ज़रूर देखा है कि आईवीएफ जो प्रोसेस है ना, कोई फिजिकली पेनफुल प्रोसेस नहीं है कि कोई चीरा काटा लग रहा है, शरीर से कुछ निकल रहा है, या बहुत ही आप एक अंदरूनी ऐसी उसमें जा रहे हो कि सर्जरी है, लाइफ थ्रेटनिंग है कि कुछ हो जाएगा, भगवान ना भरोसा करे कोई। वेरी सिंपल, वेरी सेफ प्रोसीजर, बट बहुत हैवी इमोशनल और मेंटल जर्नी है किसी भी पेरेंट के लिए, किसी उसके लिए। तो जब मैंने ये जर्नी अप क्लोज देखी तो मैंने कहा था मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कंपैशन और सपोर्ट के बेस पे चलाऊंगा। आज अगर कोई कपल आए ना,
जैसे 2 लाख रुपए की ट्रीटमेंट बोली, अगर नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं होता, हम लाख रुपए में आपको देंगे, बट आपकी खुशियाँ अगर दे देना, मुझे पता है कि आप लाइफ लॉन्ग मुझे मानोगे। या मैं फ्री में भी दे सकता हूँ कि बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, 12 साल 13 साल से बच्चा नहीं हुआ, ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 2 4 5 साल वाले की बात है, 13 15 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, शादी 20 साल में हो गया, 40 साल के हो गए, ऐसे भी कपल्स हमने ट्रीट करे हैं। तो रीज़ा IVF का फोकस और नीड हमेशा एक ही चीज़ पे रही है कि हम ये ट्रीटमेंट कैसे सपोर्ट और कंपैशन के साथ किसी भी कपल को दें। और क्योंकि ये 14-15 दिन के साथ हमारे साथ उनकी जर्नी रहेगी, 20 दिन तक रहते हैं हमारे साथ पोस्ट ET जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, तो एक ही विशेष रहता है कि भाई आप ये जर्नी अगर आज खुशी खुशी ले आओगे तो ये इम्पैक्ट आपकी प्रेगनेंसी पे भी पड़ेगा। तो जर्नी में जितना मैं सपोर्ट और जितनी खुशी पेशेंट को दे सकता हूँ, दवाइयाँ ये वो हार्मोनल चेंजेस तो होंगे, स्ट्रेस तो हो गई, बट मुझे आज उनका एक सहारा बनना है, ना कि ये सोचना है कि बस उनको सहारा दे देंगे तो वो मतलब बच्चा हो जाएगा तो चल पड़ेगा। अगर मैं आज सहारा नहीं दूंगा तो शायद वो बच्चे में भी जो 5% चांस है मोर सक्सेस होने के, वो नहीं होंगे। तो इसी से बेसिस से हमने ये IVF सेंटर। एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि जो कानूनन IVF के ज़रिए कितने बच्चे एक पेरेंट पैदा कर सकते हैं, कितने बच्चे जो है? IVF में कोई कानून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले होता था जब हमने शुरू करा था कि किसी के चौथा बच्चा है तो 5वां करवाने आ रहा है, बहुत ही रेयर। बट आजकल की आपको खुद पता है, जनसंख्या को देखते हुए लोगों का 1 है मैक्सिमम, 2 है मैक्सिमम मान लीजिए, बट हमारे पास तो IVF वही कराने आ रहे हैं जिसका 0 है और उसको पहला चाहिए, या कोई मुश्किल से जिसका 1 है उसको दूसरा चाहिए। ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है कि किसी के दूसरा है तो तीसरा चाहिए या चौथा, वो तो नेग्लिजिबल है। एक आंकड़ा आपको देता हूँ कॉल टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन रिप्लेनिश करने का। आपको लग रहा है ना जैसे हमारी देश की पॉपुलेशन 145 करोड़ है, 175 हो जाएगी, 200 हो जाएगी, 250, ऐसा नहीं है, बढ़ती नहीं रहेगी। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं? जिसको 2.1 बोलते हैं, कि जितने लोग आ रहे हैं जितने लोग जा रहे हैं तो पॉपुलेशन बैलेंस रहे। 2.1 क्यों बोलते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा, आपके माँ बाप और आप आज अगर 2 बच्चे ना ही हुए तो ये दोनों जिस दिन दुनिया से जाएंगे तो 2 तो होने चाहिए ताकि ये रिप्लेस कर पाए पॉपुलेशन को। तो इसलिए TFR 2.1 होता है। बहुत सारे देशों में ये हो गया है नेगेटिव, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे कोरिया में तो 0.72 हो गया है। तो आप सोचिए ये तो पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जा रही है, और बाय 2100 मतलब 22वीं सदी के बाद चाइना की पॉपुलेशन जो आज 140 या हमारे से बराबर है, 80 या 90 करोड़ रह जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि वो उतने बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे जो रिप्लेनिश कर पाए। तो जहाँ आप बात कर रहे हैं कि IVF की नीड इसलिए भी बढ़ती जाएगी क्योंकि हर जगह ये पॉपुलेशन डिक्लाइन पे जा रही है। एक जगह है जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो है अफ्रीका। तो अगर आज 900 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 9 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन में ये थोड़ी है कि 50 बिलियन पहुंच जाएगी, 20 बिलियन, 14 बिलियन मैक्सिमम जो आंकड़े बोलते हैं, या 13-14, उस पर पीक कर जाएगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी वर्ल्ड पॉपुलेशन, बिकॉज बाकी जगह डिक्लाइन चल रहा है। तो जो नंबर्स की बात हो रही है कि कोई तीसरा चौथा, आज के दिन में फर्टिलिटी लेवल जो पॉपुलेशन को TFR उतना ही कर ले कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबल रहे, वो ही बहुत है। आप TEDx स्पीकर भी हैं, आपने 30 अंडर 30 फोर्ब एशिया में जो है अपना अवार्ड हासिल किया, चीज़ें की। आपसे नॉर्मली कैसे सवाल लोग पुट करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं जब आप जाते होंगे? जैसे कल हमारे पास एक डॉक्टर आए थे, तो वो जो है स्पेशलिस्ट थे जो फिशर और इन सब चीज़ों से जुड़े हुए बीमारियां होती हैं, एनल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। उनका कहना है कि सर मैं सामने खड़ा होता हूँ, महफिल में खड़ा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ, मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, कोई भी नहीं उठता है, लेकिन जैसे ही महफिल से किनारे आके चाय पी रहा हूँ या कुछ, धीरे से जो है हर कम से कम 5-7 लोग आ जाएंगे कि सर एक छोटी सी दिक्कत थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं पूछेगा जहाँ हमने बोला भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। ऐसे आपके पास भी लोग पहुँचते होंगे, चीज़ें जब आप बात करते होंगे ये वो इस तरीके से कि भाई ऐसा है, रीज़ा IVF है, इस तरीके से हम लोग IVF के सेंटर्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट नेपाल में भी हैं आप जी, तो चीज़ें कर रहे हैं। कैसे सवाल आपके पास आते होंगे?
देखिए बहुत सिंपल बात है। आजकल आईवीएफ जैसे आपने बोला ना, मेन स्ट्रीम आ गया है। विकी डोनर 10 साल पहले आई थी, उससे ज़्यादा आई थी। उसके बाद गुड न्यूज़ आई, बैड न्यूज़ आई, मिमी आई, कितनी मूवीज़ आ गई हैं जो एक हाईलाइट कर रही है इशू को कि बच्चे कैसे नहीं हो पा रहे या हो पा रहे हैं। या हमारी इंडस्ट्री में कुछ बॉलीवुड में तड़का मसाला लगा के दिखा दिया जाता है कि भाई स्पर्म मिक्स मैच हो गया, या टू पे गुड न्यूज़ में, या उसके अंदर ये हो गया कि भाई 2 स्पर्म एक साथ हो गए, बच्चा ऐसा आ गया। तो वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री को बारे में बता रही हैं। तो अगर किसी को मैं बताता हूँ कि मैं एक आईवीएफ चेन ऑफ सेंटर चलाता हूँ और ऐसा है, तो लोगों के सवाल ऐसे ही रहते हैं, अरे वो विकी डोनर वाला काम, अरे ये हो जाता है। तो उनको वो मसाला ज़रूर याद आता है, क्योंकि देखिए नीड हर एक की पेन कोई समझ नहीं पाता जिसका बच्चा नहीं हो रहा। क्योंकि जिसके बच्चे हो गए हैं वो तो खुश कि भैया हम तो अपना एक करके बैठ गए हैं, वी आर वेरी हैप्पी अपनी संतान से। बट उनको ये ज़रूर लगता है कि यार तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा तो इतना है, लोग ऐसा कर देते हो, प्रेग्नेंट कर देते हो लोगों को, ये कर देते हो, इसमें तो खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। खुशियाँ तो हैं, बट मैंने बोला ना, क्योंकि उसका जो दर्द है पेरेंट का, वो सिर्फ हमें ही दिख पा रहा है, उनको नहीं दिख पा रहा, क्योंकि पेरेंट हमारे पास नहीं पहुंचा है डायरेक्टली। आपको सही बात बताऊं, आज हम इनफर्टिलिटी किसे बोलते हैं? अगर आप और आपका पार्टनर, मतलब हस्बैंड और वाइफ, ट्राई कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं 1 साल के लिए अनप्रोटेक्टेड, मतलब 1 साल के लिए ट्राई कर रहे हो, तभी भी बच्चा नहीं हुआ। बहुत सिंपल, सबने 1 साल आपने ट्राई करो और नहीं हुआ, तो किसी ना किसी तरह की इनफर्टिलिटी है। अब होता क्या है कि शादी के 3-4 साल तक तो आपने सोचा कि नहीं करना, उसके बाद मान लो ट्राई भी कर लिया, अगर अब नहीं हो रहा ना, तो कोई जना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आईवीएफ स्पेशलिस्ट पे नहीं पहुँचेगा। मतलब प्रॉब्लम दिखाई दी, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आईवीएफ स्पेशलिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पहले भगवान। आइए थोड़े तिरुपति, वैष्णो देवी, 4-5 धाम यात्रा कुछ कर लिया जाए। नहीं, कोई बाबा बताइए क्या करूं? अंगूठी पहन लो बेटा, तावीज़ लगा लो, ये करो, थोड़ा हवन करा लो, ये करो, यहाँ करा लो। इन सब चीज़ों के अंदर तो चौथी चीज़, कोई नॉर्मल डॉक्टर के पास, नॉर्मल मतलब आप फिजिशियन के पास जाओगे कि देखिए हमने करा नहीं हुआ, तो विटामिन देंगे, मिनरल देंगे, ताकत की दवाइयाँ दे देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे। तो जो प्रॉब्लम आज अगर आपको मान लो 2025 में पता लग गए, आप 2025 के अक्टूबर मंथ के बाद नवंबर में या दिसंबर में ही पहुँचो, आप पहुंचोगे 2028-29 में, जब क्योंकि आप पहले ये 5-6 जगह जाके अपनी संतुष्टि करना चाह रहे हो कि शायद ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है या कुछ और है, या भगवान ने चाहा नहीं, या राहु केतु के गुण नहीं मिले, या शनि पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। तो यही सोच जो है गलत है। आज अगर आप सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले लो, तो जो मैं कह रहा हूँ एज इतना बड़ा फैक्टर है फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली, कितना इम्पैक्ट हो रहा होगा। ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें, आज सक्सेस रेट के चांसेस शायद 60-70% हो, यही 4 साल बाद 40% हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कोई समझता नहीं है और टाइम लेता है। तो अगर कोई मेडिकल रीज़न के चक्कर में बच्चा नहीं हो रहा है, इट्स अ मेडिकल थिंग, एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए जो बहुत अच्छी तरह गाइड करेगा और इमीडिएट गाइड करेगा, रादर देन इन सब ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट या थॉट प्रोसेस की तरह सोचने के लिए। तो यही बस मेरी एक उम्मीद रहती है कि मैं ऑडियंस को हमेशा बता पाऊँ कि प्लीज़ डोंट थिंक कि ये आपकी सोल्यूशन, मेडिकल प्रॉब्लम की सोल्यूशन कोई और दे पाएगा। शायद कोई बहुत सिंपल सोल्यूशन, एक जो शायद दवाइयाँ कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, क्या हम पता कोई टेस्ट और डायग्नोस करके बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट बता पाए, आईवीएफ की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई और फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, बट क्या आपको सक्सेस शायद तभी मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट को जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचा जाए। आपकी बातचीत से मेरे को समझ में आ रहा है कि किलकारियों का बिजनेस बड़ा सीरियस बिजनेस है। मतलब कहने के लिए है कि भाई बच्चा, लेकिन है बड़ा सीरियस बिजनेस। और वाकई बहुत इमोशनल जर्नी होगी उन लोगों के लिए जिनके पास में अपने बच्चे नहीं हैं और आप उन तक वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ये इस पूरे प्रोसेस में, आईवीएफ के पूरे प्रोसेस में लगभग कितना समय जो है, क्या आप बेसिकली डॉक्टर और पेशेंट के बीच का कितना समय है जो उनको देना पड़ता है? देखिए 20 दिन का प्रोसेस हो जाता है करीब करीब। अगर दवाइयों की बात करूं कि जिस दिन से आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है, अगर आप वो पूछ रहे हैं, देखिए
प्रोसेस तो कभी भी पहले से शुरू होगा, डायग्नोस करना है क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। बट जिस दिन से हमें पता लग गया कि IVF करना है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है उस दिन से, और वहाँ से लेके 20 दिन तक पेशेंट हमारे साथ जुड़ा ही रहता है। 11-12 दिन तक लड़कियों की दवाइयाँ चलती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, 12वें से 14वें दिन के अंदर उनके अंडे निकाले जाते हैं। उन अंडों को फिर हम स्पर्म लैबोरेटरी में स्पर्म के साथ एम्ब्रियो बनाते हैं। उस एम्ब्रियो को हम ग्रो करते हैं 5 दिन, और फिर वहाँ से वो एम्ब्रियो को वापस औरत के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो ये पूरा ऑलमोस्ट 20-22 दिन की जर्नी हमारे साथ पेशेंट की होती है। मेहनत वाली चीज़ है, और बहुत बहुत मतलब अब कायदे से देखा जाए तो कहने के लिए बस है, लेकिन है बहुत वो चीज़। ये एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे सार्थक बख्शी जी कि ये सरोगेसी और IVF दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्लीज़ लेमैन को अगर जानना है कि सरोगेसी क्या है और IVF क्या है। देखिए, अलग चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल है। IVF का हिंदी में मतलब इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, एंड सरोगेसी को इंग्लिश में बोलेंगे रेंट अ वूम, या हिंदी में बोलेंगे किराए की कोख। तो IVF की जो प्रक्रिया वो सेम रही। IVF की जो प्रक्रिया करी हमने, अब वो एम्ब्रियो जो बना वो वापस बीवी में डाल दिया, उसी औरत में डाल दिया, तो IVF हो गया। अब वो एम्ब्रियो जो बना, अब मैंने बीवी की जगह एक किसी और तीसरी औरत में डाला, उसकी जगह इसके अंदर डाला, तो ये सरोगेसी हो गई। तो IVF तो करा ही करा, बट क्योंकि इस औरत के बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, मतलब या है ही नहीं बच्चेदानी, या एक कोई दूसरी तीसरी बीमारी है जिससे बच्चा ठहर नहीं रहा, या हम डाल रहे हैं वापस और इम्प्लांट फेलियर हो रहा है, या इम्प्लांट हो गया और दूसरे महीने में अबॉर्ट कर गई, पहले महीने में अबॉर्ट कर गई, 100 कारण है, कुछ भी हो सकता है। बट इन सब कारण से ये बच्चेदानी ठीक नहीं है। इस बच्चेदानी की जगह अगर कोई और औरत की बच्चेदानी यूज़ करते हैं तो उसको सरोगेसी बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बट मैं अगर क्योंकि लोगों को बाकी नॉर्मल लोग तो पता नहीं कौन है, बट अगर मैं कोई सेलिब्रिटीज़ के नाम लूँ, पॉलिटिशियंस के नाम लूँ जिन्होंने करा जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो आज के दिन में सब लोग शाहरुख खान, आमिर खान, सोहेल खान, तुषार कपूर, करण जौहर, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, आप जिस शिल्पा शेट्टी, जिनका नाम लीजिए सबने सरोगेसी करा रखी है। मतलब कि कायदे से देखा जाए तो ये चीज़ें उतनी ही नॉर्मल है जितनी नॉर्मल जो है आप नॉर्मल हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, बशर्ते ये है कि सही समय पर सही व्यक्ति और सही जगह पे पहुंचना ज़रूरी है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, देखिए अभाव, लोगों के पास जागरूकता नहीं है, चीज़ें नहीं पहुंची हुई हैं। कहीं ना कहीं इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों के बीच में सेक्स एजुकेशन बहुत कम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, और मैं ना ये आज हर एक को बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है हमारी गलती कहाँ है। हमारी गलती है स्कूल की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये IVF की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, नीड क्यों बढ़ती जा रही है, इज बिकॉज मैं ब्लेम करता हूँ स्कूल को। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ाते हैं सेक्स एजुकेशन, ना कि फर्टिलिटी एजुकेशन। स्कूल में अब हम जब, जैसे मैंने बोला, एज कितना बड़ा फैक्टर है, आपने बार बार पूछा और हमने बहुत एम्फेसिस दिया है। उस एज में जब फर्टिलिटी बहुत हाई है, अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी, स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी, एंड मान लो खुदा ना खास्ता बच्चों के अगर किसी बच्चों ने कर लिया तो फर्टिलिटी इतनी हाई है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। तो हर कोई बोलता है निरोध यूज़ करिए, प्रोटेक्टिव सेक्स करिए, या ये ना करिए। तो सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे कि फर्टिलिटी एजुकेशन की, भाई इस समय आपकी फर्टिलिटी क्यों हाई है और क्या है। और यही चीज़ 30 साल के बाद, 35 साल के बाद जाके कितनी मुश्किल हो जाएगी कि अब आप करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर एजुकेशन फर्टिलिटी के माध्यम से दी जाए कि भाई वाई अगर आप संभोग करोगे तो क्या हो सकता है, और यही संभोग अगर आप 35 साल के बाद सोच के करोगे कि बच्चा हो जाए। क्योंकि हम बताना तो ये चाह रहे हैं ना कि आप अगर गलती से संभोग कर लेंगे, बच्चा हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और सही नहीं है, उस उम्र में नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ 35 साल के बाद आप चाह रहे हो, आप शादीशुदा हो, करना चाह रहे हो तो भी नहीं हो रहा। तो सेक्स एजुकेशन ना बोल के फर्टिलिटी एजुकेशन पढ़ाई जाए स्कूल में, जिसमें हर माध्यम से हर एज ग्रुप का बताया जाए कि भाई किस समय क्या सही है, और क्या 30 साल के बाद फर्टिलिटी हाई रहती है, गिरती रहती है, स्पर्म के लेवल चेंजेस होते रहते हैं। तो हर चीज़ की सही समय आप कर लीजिए तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि 40 साल में बच्चे नहीं होंगे, हो जाएंगे, बट शायद डिफ़िकल्टी बहुत बढ़ जाएगी।
10 जनों में से शायद सिर्फ 2 के होंगे, 8 जनों के नहीं हो पाएंगे। यही चीज़ उल्टी है, 18 साल से नीचे 10 में से 9 के हो जाएंगे, 1 का नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत हाई है। तो एजुकेशन करिकुलम के अंदर जो एक चीज़ बताई जा रही है उस एक चीज़ और इसमें जुड़ता है डॉक्टर बख्शी कि जैसे जैसे जो है ना आप स्कूल कॉलेज और इन सब से निकल के आ रहे होते हैं, बहुत स्वच्छंद रहते हैं, चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, कोई डिप्रेशन ये सब कुछ नहीं है। तो इस वजह से भी जो है बड़ा प्रभाव पड़ता होगा इसका भी, क्योंकि अगर मानसिक रूप से आप जो है स्वस्थ हैं, कोई इस तरीके का कोई वो नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका आपकी फर्टिलिटी पे, आपके स्पर्म पे उसका पूरा बहुत अच्छा असर पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने कि हर चीज़ का देखिए रिलेशनशिप है। एंड स्पेशली बाकी कोई डिजीज़ होता है, जैसे बोला ना, दिख रहा होता है, कर रहा होता है, इनफर्टिलिटी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर। अब मेरी बॉडी में स्पर्म के फैक्टर्स जो हैं, एग की क्वालिटी जो है वो हार्मोन्स के चक्कर में चेंज हो रही है, और वो ना मुझे दिखाई दे रही है, ना आपको दिखाई दे रही है, ना किसी और को दिखाई दे रही है। तो किसी को पता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। तो जहाँ मानसिक स्थिति की बात आ जाती है भाई, क्योंकि जब करियर शुरू होगा, जैसे बोलो ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है कि भाई स्ट्रेस आ गया, यहाँ नहीं जा रहे, पोल्यूटेड एयर में और घूम रहे हैं, खान पान की चीज़ें ख़राब हो गई है, हर चीज़ में केमिकल यूज़ कर रहे हैं, शरीर पे केमिकल लगाए जा रहे हैं, क्रीमें, ये वो, नेल पॉलिश, मेकअप कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें बोलेंगे, इन सब से कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बिकॉज ये हार्मोनल में इम्पैक्ट कर रहा है। मैं आज गोरा नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अपनी क्रीम लगा लगा के स्किन को बोलता रहा हूँ ना कि ये मेलेटोनिन कम प्रोड्यूस करो। अब उस चक्कर से मेरे हार्मोनल लेवल्स, फर्टिलिटी लेवल्स पे क्या कर रहे हैं, मुझे आज कोई रिलेशनशिप नहीं निकाल पा रहे, बट है इम्पैक्ट है। मैं कुछ और लगा रहा हूँ, लाल है, ऑरेंज इतना एकदम वो हो गया भाई, टमाटर इतने लाल हो गए जो कभी थे ही नहीं। तो केमिकल इंड्यूस्ड खाना खा रहे हैं, सांस तो क्या कहते हैं, साफ सांस लेने की वो नहीं है। आज बाकी बात करें कि हम टाइट अंडरवेयर्स पहन रहे हैं लड़के, लैपटॉप लैब पे रख के बैठे रहते हैं, तो वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके स्क्रोटम के ऊपर क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो मल्टीपल रीजंस ऐसे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, इन सब के कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो ये कुछ तो डायरेक्ट होता है, आपको दिखाई दे रहा है, धूम्रपान कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, या कोई ड्रग कर रहा है, कुछ भी करेगा, वो तो बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट व्हाट अबाउट ये इनडायरेक्ट थिंग्स जो आप सोचते ही नहीं हो, क्योंकि सबके जीवन के अंदर वो एक नॉर्मल बन गई है कि भाई नॉर्मल है, ऑर्गेनिक खाना खाना नहीं, साफ खेलना नहीं, कूदना नहीं, एंड वातावरण साफ नहीं, आप केमिकल्स की ज़िंदगी जी रहे हैं, हर जगह आपको वो नॉर्मल हो गया है लगाना करना। तो ये सब चीज़ें से हर चीज़ का एक फैक्टर है जो ना दिखाई देता है, मुझे पता लगता है, बट जब रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आएगा आपको बाद में, तब बहुत परेशान करेगा। बिल्कुल बहुत परेशान करेगा। और कई बार जो है इस परेशानियों को लोग जो है बताना भी नहीं चाहते हैं। जैसा आपने बताया कि लोग नहीं चाहते हैं, कैप पहन के आएंगे, चुपके से जाएंगे, भैया सीधे डॉक्टर से मिलो, यहाँ से निकलो, कि कोई देख ना ले। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से सपोज़ सही उम्र क्या आप मानते हैं सार्थक कि इस उम्र में आपको अपने बच्चे के लिए ट्राई करना शुरू करना चाहिए? शादीशुदा हैं आप, ट्राई करना शुरू कीजिए तो चीज़ें जो है नॉर्मली हो जाएंगी, या जैसा आपने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके स्पर्म, आपके सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उसका धीरे धीरे आपके हिसाब से वो टाइम क्या है? देखिए मेरे हिसाब से, मैं बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम कब कर लें। मैं कभी नहीं बोलता कि कोई राइट टाइम है मैरिज का या कोई राइट टाइम है बच्चे करने का, क्योंकि बच्चा करना भी नहीं है, उसको पालना भी है, खुशियों के साथ पालना है, और बाकी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट आप ये ज़रूर मत मानना कि भाई मैं अभी सही नहीं हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि 35 साल से पहले अगर आप सोचे कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे और हम आसानी से कर लेंगे, तो वो गलत है आपका सोचना। बायोलॉजिकल एज जो है, हमारी दादी दादा, वो तो भाई 18 साल में शादी, 20 साल में पहला बच्चा, 25, 27, 40 साल में तीसरे, चौथे, 8वें, 7वें, 8वें बच्चे पे भी पहुंच चुकी होती थी वहाँ। बट आज के दिन में आप देखोगे 40 साल में लोग पहली बार सोच भी नहीं रहे हैं, और हो नहीं रहा, क्योंकि अब बॉडी में वो चेंजेस आ गए हैं, ना एग की क्वालिटी अच्छी है, ना स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है जो पुराने टाइम की थी। तो जो राइट एज है
आज आप अगर 35 साल से पहले स्पेशली वुमेन के लिए अगर नहीं ट्राई करेंगे तो बाद में जाके आपको इश्यूज आते ही रहते हैं। शायद 10 में से 3 औरतों को आए, 4 औरतों को आए, बट क्योंकि और इश्यूज़ हैं। आईवीएफ से ऐसे, इनफर्टिलिटी से ऐसा नहीं कि सिर्फ इनफर्टिलिटी होगी, पीसीओएस है जिसके चक्कर में, एंडोमेट्रोसिस है, लड़कियों की और इरेगुलर मेंसेस हैं, मल्टीपल और चीज़ें चल रही होती है जिससे कंपाउंड हो जाती है ये आईवीएफ वाली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। सिमिलरली मेन के साथ भी ऐसा है, दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, किसी के बाल उड़ रहे हैं, सफ़ेद हो गए हैं 28 साल की उम्र में, बाकियों के 32 साल में उड़ने लग गए हैं, हेल्थ वो डिटोरेट कर गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है भाई, बीपी आने लग गया है, ये आने लग गया। अब ये तो दिखाई दे रहा है, मेजर कर रहा है तो आप पता लगा रहे हो, बट क्योंकि आपने सोचा बच्चे तो मैं जब चाहूँगा, मेरा भगवान से अधिकार है, कभी भी चाहूँगा हो जाएंगे। बट अगर आप सही समय, और हर चीज़ के सही समय है, उस हिसाब से बोला जाएगा कि अगर आप 35-36 मैक्सिमम, लड़कों के लिए तो शायद फिर भी वेट कर सकते हैं, पर स्पेशली गर्ल्स के लिए उस समय तक करने की कोशिश कर लीजिए क्योंकि उसके बाद मुश्किलें बढ़ेंगी। मुझे लगता है मेरे पास जितने सवाल थे और जितने सवाल मुझे आपसे आईवीएफ के बारे में जानने थे वो मैंने पूछ लिए। कुछ सवाल आपके भी हो सकते हैं। आप ये जो नंबर नीचे फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पे आप अपने सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वो सीधे रेज़ा आईवीएफ के कंसल्टेंट के पास पहुंचेगा, वहां से आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी बिना अपना चेहरा दिखाए। अगर वो बताते हैं, चीज़ें समझाते हैं, उसके बाद बड़े आराम से आप कई सेंटर्स, पूरे देश में कई सेंटर्स हैं, आप कहीं भी जाकर अपना एक बार मुलाकात तो करना बनता है दोस्त, अगर यहाँ इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये 2-3 चीज़ें पर्सनल लाइफ पे चलते हैं डॉक्टर सार्थक बख्शी। आप न सिर्फ रेज़ा आईवीएफ के सीईओ हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपने जो है बच्चों, खासतौर पे बच्चों के साथ साथ बड़े यूथ के साथ में भी बहुत समय बिताते हैं आप, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं आप, उन लोगों को, यूथ को मोटिवेट करते रहते हैं। ये जो यंग जनरेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप टेडेक्स पे एक और जो है अपनी बहुत अच्छी स्पीच देकर आए हैं, अभी मैं देख रहा था, बहुत ही शानदार। तो वो जो यूथ है, आपको वो उसका माइंडसेट किस दिशा में, मैं तो जितने लोगों से मिलता हूँ, आई एम अराउंड 43, तो मैं अपने से हाफ वाले जितने लोगों से मिलता हूँ उसमें से किसी का एम कभी ये नहीं रहता कि मैं भाई इतने उस पर जाके सेटल होना है या शादी करनी है मुझे। उनका एम पहले वही रहता है कि भाई मुझको ना इस पीक पे जाना है, यहाँ इतना कमाना है, इसके बाद यहाँ जाना है, प्री रिटायरमेंट लेना है, टाइप इस तरीके की चीज़ें। आपके साथ में ऐसी चीज़ें आती हैं आपके पास? बहुत आती हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आज के हमारे पेरेंट्स के साथ बेटर थी कुछ चीज़ें, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो एक क्लियर विजन था। आज के यूथ में हमारे पास, मैं और आप, मान लीजिए आपसे चाहे मैं 5-6 साल छोटा होऊंगा, बट ये भी था कि हमारे लिए भी टेक्नोलॉजी आ गई, कंपटीशन भी बढ़ गया हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से, बट डिस्ट्रैक्शन कम थे। इस वाले यूथ के लिए कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया, डिस्ट्रैक्शन उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गए और एम्बिशन उससे 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि आज हर एक को लगता है कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, बहुत आसान है, मैं ये कर लूँगा, टेक्नोलॉजी सबको दे दी, डिस्ट्रैक्ट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक्स और दुनिया जहान की बाकियों से इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, ये लग जाते हैं कि सबको लगता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड है, दूसरे की थाली में तेल चिकना, भाई वही बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबके लिए बहुत आसान है। तो इस डिस्ट्रैक्शन भरी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे उनको लग रहा है हर चीज़ आसान बहुत है, बट कंपटीशन उनके लिए इतना बढ़ गया है, बिकॉज वो परिस्थितियाँ जो जैसे हमारे लिए थी, आज सबके पास, जब तक इंटरनेट नहीं आया था तो मेरे पास नॉलेज लिमिटेड थी, वो मैं अपने आप कैसे उस नॉलेज को लेके करता अलग बात है। आज आपके पास भी वही नॉलेज है, मेरे पास भी वही नॉलेज है। आज मुझे भी पता है अमेरिका में क्या हो रहा है, आपको भी पता है अमेरिका में क्या हो रहा है। आज मुझे पता है यहाँ से यहाँ आप भी उतने टाइम में पहुँचोगे, मैं भी उतने टाइम में, चाहे आप ऊबर में जाओ मैं अपनी गाड़ी में जाऊँ, 5 मिनट के फ़र्क पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। ये सब पुराने ज़माने की जो चैलेंजेस थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। तो यूथ जो है बहुत डिस्ट्रैक्ट होके एम्बिशनफुल लाइफ बोल लेता है, बट कोई विजन और क्लैरिटी के साथ नहीं करता। तो जितनी बार भी मैं मिलता हूँ, मैं हर एक से 1 to 1 अगर बात भी करता हूँ ना, मैं यही सोचता हूँ कि भाई क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गए, आपकी जर्नी उसको देख के नहीं, आपकी परिस्थितियों को है। हर जना एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता रखता है और पावर है उसके पास में, बट
ये ना सोचे कि भाई बस पैसा दे दो मुझे और मैं चमत्कार कर दूंगा, क्योंकि पैसा तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, बट आप उस पैसे को ना ग्रो कर पाओगे, आप खोगे और फिर आप डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर और एंजाइटी और जितनी भी सारी चीज़ें आ गई हैं कि भाई मुझे स्ट्रेस मत दीजिए, मैं तो डिप्रेशन में चले गया हूँ, बोलना बहुत आसान है, बट जब आपको एक्चुअली पैसे को ग्रो करना है 10 टाइम्स 100 टाइम्स, तो उसके लिए इतनी हार्ड वर्क, इतनी डेडिकेशन और डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ वो नहीं जी पा रहे हैं आज के दिन में कोई लोग। हम इस टॉपिक पे, चूँकि आप यूथ के साथ में बहुत बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, और डॉक्टर सार्थक बख्शी आप खुद MBA किया, PhD किया, और उसके बाद फिर अब बच्चों के सीरियस बिजनेस में हैं, और साथ में और भी बहुत जगहों पे जो है आप बहुत सारे वेंचर्स में हाथ डाले हुए हैं। एक अगला पॉडकास्ट जो हम आपके साथ करना चाहेंगे वो यूथ के ऊपर, जो यूथ के साथ बातचीत करें, क्योंकि आज मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर था कि मुझे IVF में A to Z जानना है, और मेरा ख्याल है मैंने उसमें से मतलब XY तक तो पहुंच गया, Z पे जो है जिसकी पीड़ा है वही पहुंचेगा Z तक, तो वो खुद कॉल कर लेगा। बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है यूथ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं, उस पर बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा समय देने के लिए। तो आपने बुलाया, थैंक यू। मैं आपके वंडरफुल चैनल पे आया हूँ और आज अपनी 2 बातें आपसे शेयर कर पाया हूँ, एंड बहुत अमेजिंग सेटअप आपका, और बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपके शो देख के बहुत मज़ा आता है मुझे। थैंक यू। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आप तक वो चीज़ पहुंचाने का जहां तक कई बार आप खुद चल के पहुंचने में सकुचाते हैं, तो सकुचाइए मत, शर्माइए मत। ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने हिस्से की खुशियां ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।